Hey guys, how are you all? I hope you guys all are well. I'm Assistant Professor Mona and I'm back with my new lecture. तो हम लोग यहाँ पर अपना पेपर डिस्कस कर रहे थे जिसमें से 50 क्वेश्चंस जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए थे एंड आज हम लोग 51 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग और टाइम हम लोग अपने लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग माई लेक्चर आई वांट टू टेल यू गाइस दैट इफ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन so you will get notified when the video uploaded. Okay, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर एंड एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन गाइस, यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर का क्वेश्चन है वो है ट्रेसेस ऑफ मॉरलिटी प्लेज आर डिसर्नेबल इन प्ले लाइक डॉक्टर फॉस्टर्स ट्रेसेस सजेस्ट। तो डॉक्टर फॉस्टर्स प्ले के बारे में क्वेश्चन किया गया है गाइस। ट्रेसेस का मतलब यहाँ पर ये पूछना चाह रहे हैं कि ट्रेसेस का मतलब यहाँ पर क्या है। ट्रेसेस ऑफ द मॉरलिटी प्लेज आर डिसर्नेबल इन प्ले लाइक डॉक्टर फॉस्टर्स ट्रेसेस सजेस्ट। तो डॉक्टर फॉस्टर्स प्ले जो है आपका किसके द्वारा रिटर्न है गाइस, आपको पता होना चाहिए डॉक्टर फॉस्टर्स कब रिटर्न कब पब्लिश हुआ था, किसने लिखा है इसको, इसकी सारी डिटेल्स जो है हम लोगों ने डॉक्टर फॉस्टर्स को डिस्कस भी किया हुआ है जिसमें हम लोगों ने इसकी सारी डिटेल्स को डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग चैनल प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा गाइस, डॉक्टर फॉस्टर ड्रेसेस का हम लोग को यहाँ पे मतलब बताना है गाइस। तो यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे गाइस, वर्नाकुलर सॉन्ग अडेप्टिंग सेकुलर थीम्स, क्या ये हमारा ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखेंगे इट्स सॉलिक्यूजिंग प्रोटैगनिस्ट गुड एंड बैड एंजल्स एंड इट्स फाइनल मोरल। थर्ड ऑप्शन है हमारा इट रिफरेंस फ्रॉम द कॉपस क्रिस्टी कैरोल एंड द कंप्लेंट्स ऑफ क्राइस्ट of lover of mankind, its rhythmical prose and the presence of a larger narrative rhythm in a morality plays। तो गाइस यहाँ पर हम लोगों को क्लियरली ऑप्शन समझ में आ रहा है हमारा डॉक्टर फॉस्टर। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो इसमें ये गुड एंजल्स और बेड एंजल्स जो है इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। गुड एंजल्स बेड एंजल्स अपीयर होती है हमारे इस प्ले में एंड इनको ही लेकर पूरा प्ले जो है आपका लिखा गया है। डॉक्टर फॉस्टर्स जो है इसमें मेन कैरेक्टर रहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर। इट्स सोलिकिस प्रोटैगनिस्ट गुड एंड बैड एंजल्स एंड इट्स फाइनल मॉरल। तो ये हमारा आंसर हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 52 को देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है द ब्रांच ऑफ द फिलोसफी दैट आस्क द क्वेश्चन हाउ डू वी नो। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं अपना गाइस क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। द ब्रांच ऑफ द फिलोसफी दैट आस्क द क्वेश्चन हाउ डू वी नो व्हाट वी नो। तो गाइस यहाँ पर हाउ डू वी नो व्हाट वी नो का मतलब बताना है हम लोगों को। ये क्या है, ये ऑन्टोलॉजी है या एपिस्टेमोलॉजी है या एस्केटोलॉजी है या ये फिनोमिनोलॉजी है गाइस। तो यहाँ पर हम लोगों को इसका आंसर बताना है गाइस। तो यहाँ पर इसका आंसर जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 एपिस्टियोमेलॉजी। तो ये अब एपिस्टियोमेलॉजी क्या होता है, एस्केटोलॉजी क्या होते हैं, फिनोमिनोलॉजी क्या होते हैं, ऑन्टोलॉजी क्या होते हैं, ये गाइस जो है इसके लिए आपको लिटरेरी टर्म्स का जो है फुल लेक्चर जो है वो देखना होगा। एंड अगर आप लोगों को लिटरेरी टर्म्स का लेक्चर चाहिए तो आप लोग यहाँ पर हम लोग को कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। एंड यहाँ पर हम लोग सिर्फ पेपर डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग लिटरेरी टर्म्स को इन डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे। अभी के लिए आप लोग आंसर लगा लीजिए। यहाँ पर 52 का आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 एपिस्टेमोलॉजी। ठीक है, चलिए मूव करते हैं। Next question is the 18th century practice in England of book selling was midway between direct patronage and impersonal sales. A patron paid half of the cost of a book before publication and half on delivery. The author of the book received these payments directly. The patron name appeared in the preface for the book published in this manner. The practice was known as। गाइस यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझने की अगर कोशिश करेंगे तो आप लोगों को, अगर आप लोगों ने पीएचडी वगैरह जब करते हैं या जब आपका अपना कोई रिसर्च पेपर या बुक वगैरह पब्लिश कराते हैं तो उसकी बात कर रहे हैं गाइस ये। तो 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, ये इंग्लैंड में होता था। बुक सेलिंग वाज मिडवे बिटवीन ए डायरेक्ट पैट्रोनेज एंड इम्पर्सनल सेल। मतलब कि जब आपको बुक सेलिंग जो होती है जिसमें आपका पैट्रोनेज और सेल्स के बीच की बात कर रहे हैं गाइस, वहां पर क्या होता है, पैट्रन पेड हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ द बुक। तो पब्लिकेशन से पहले जो हाफ पेमेंट कर दिया जाता है एंड हाफ पेमेंट डिलीवरी पर किया जाता है उसकी बात की जा रही है गाइस। तो उसको हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, एंड द ऑथर ऑफ द बुक रिसीव दिस पेमेंट्स डायरेक्टली। द पैट्रन नेम अपीयर्ड इन द प्रीफेस फॉर द बुक पब्लिश्ड इन दिस मैनर। इसको गाइस हम लोग क्या कहते हैं, ये जो टाइप की जो चीज होती है कि हाफ पेमेंट जो है अभी पे कर दिया, हाफ पेमेंट पर डिलीवरी पर पेमेंट करेंगे एंड यहाँ पर जो है आपका ऑथर का नाम भी जो है वो भी पब्लिश होता है। तो ये जो प्रैक्टिस होती है इसको हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन। बिल्कुल नहीं होगा गाइस, ये होगा हमारा सब्सक्रिप्शन। ठीक है, इसको हम कहेंगे सब्सक्रिप्शन। ठीक है,
चलिए मूव करते हैं गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 54 है। ऑक्सफोर्ड इंडिया हैज पब्लिश्ड अ वॉल्यूम ऑफ प्रेमचंद ट्रांसलेशन इन इंग्लिश, द ऑक्सफोर्ड इंडिया प्रेमचंद। ठीक है, प्रेमचंद पर क्वेश्चन है ये, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द ट्रांसलेटर। तो प्रेमचंद के ट्रांसलेटर रहे हैं गाइस, इनमें से 3 जो है वो ट्रांसलेटर रहे हैं, बट एक जो है वो ट्रांसलेटर नहीं है प्रेमचंद का। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54 को देख रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 डेविड रूबिन है, आलोक राय है, गैलिन राइट है एंड क्रिस्टोफर किंग है। तो यहाँ पर इनमें से हमारा जो नहीं है, जिन्होंने प्रेमचंद के नॉवेल्स को इंग्लिश में पब्लिश नहीं करवाया है, उनको ट्रांसलेट नहीं किया है, वो है हमारे ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 गैलन राइट जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द 2 नॉवेल्स ऑफ द जैन ऑस्टन हैव द स्पा टाउन ऑफ बाथ एज ए प्राइमरी लोकेशन। तो यहाँ पे एक मतलब जैन ऑस्टन को आप लोगों ने पढ़ा होगा गाइस, जैन ऑस्टन की जो नॉवल है एमा है, प्राइड एंड प्रेजुडिस है, नॉर्थएंगर हेवन, परसुएसन है। तो यहाँ पर इसके बारे में बात की जा रही है कि ऐसा कौन से जो 2 नॉवेल हैं जिनमें उनकी प्राइमरी लोकेशन जो है वो स्पा टाउन ऑफ बाथ नहीं रही है। ठीक है, which of the two novels Jain have Spa town of Bath as a primary Spa town of Bath प्राइमरी लोकेशन उन्होंने इसको लिया है। तो गाइस हम लोग यहाँ पर देखेंगे अपने ऑप्शंस को। ऑप्शंस में हम लोग यहाँ पर देखते हैं हमारा एमा, प्राइड एंड प्रेजुडिस को लिया गया है हमारा ये देखेंगे। ठीक है, तो एमा, प्राइड एंड प्रेजुडिस, नॉर्थएंगर हेवन, परसुएसन। तो गाइस यहाँ पर हम लोग स्पा टाउन के बारे में बात कर रहे हैं, तो जिसमें स्पा टाउन को इन्होंने कंसीडर किया हुआ है वो क्या है हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, प्राइड एंड प्रेजुडिस हो जाएगा एंड नॉर्थएंगर एबे। इस दोनों में जो है हमारा जो है इन्होंने कंसीडर किया हुआ है इसको। क्वेश्चन नंबर 55 हमारा, एक सेकंड, प्राइड एंड प्रेजुडिस में नहीं लिया है इन्होंने, परसुएशन में लिया है, प्राइड एंड प्रेजुडिस में नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर सी और डी वाला जो आंसर है ना ये हमारा सही हो जाएगा। इसमें स्पा टाउन को इन्होंने क्या किया है, एज ए प्राइमरी लोकेशन लिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। चलिए मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कम्युनिकेटिव अप्रोच ऑफ ELT इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग और टीचिंग इन्वॉल्व्स अ शिफ्ट। अब इसके बारे में बात कर रहे हैं, ये डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग अ लैंग्वेज एंड टीचिंग अ लैंग्वेज, इसमें बीच में क्या होना चाहिए आपका, फ्रॉम फॉर्म बेस्ड टू अ मीनिंग बेस्ड अप्रोच, क्या ये होना चाहिए, फ्रॉम एन एक्लेक्टिक अप्रोच टू अ रिजिड मेथड, क्या ये होना चाहिए, फ्रॉम टीचर सेंटर टू लर्नर सेंटर क्लासेस, क्या ये होना चाहिए, या फिर हमारा नेक्स्ट है लास्ट वाला डी है, फ्रॉम ब्रॉड बेस्ड कंप्लीट कॉम्पिटेंस टू द स्पेसिफिक नीड्स। अब हमारा इसमें जो राइट ऑप्शन होने वाला है गाइस वो क्या होगा, हम लोग यहाँ पर अपना देखें आंसर ऑप्शंस को अगर हम लोग ठीक से चेक करते हैं तो गाइस फ्रॉम फॉर्म बेस्ड टू मीनिंग बेस्ड अप्रोच, ठीक है, फ्रॉम एन एक्लेक्टिक अप्रोच टू अ रिजिड मैथड। गाइस जब भी हम लोग कोई लैंग्वेज की टीचिंग की बात करते हैं ना तो रिजिड मैथड टाइप की जो चीज़ होती है ना इसको बिल्कुल भी डिनाई कर दिया जाता है, ये बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया जाता। फ्रॉम टीचर सेंटर टू लर्नर सेंटर क्लासेस, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है गाइस, बिकॉज हम लोग जब भी कोई इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग या कोई भी टीचिंग की जब बात करते हैं लर्नर सेंटर क्लासेस पर फोकस किया जाता है, और दूसरा फॉर्म बेस्ड से मीनिंग बेस्ड अप्रोच को कंसिडर किया जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा इसमें ऑप्शन नंबर 4। 56 का आंसर क्या हो जाएगा गाइस, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 57 पर। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है गाइस, द 4 moral essays of Alexander Pope are addressed to carefully selected figures. Identify the correct group. तो यहाँ पर मोरल एसेज है गाइस अलेक्जेंडर पोप के, अलेक्जेंडर पोप के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें से हमने क्या करना है, एक सही जो ग्रुप है उसको हम लोग को कलेक्ट करना है। तो टिमोन्स, न्यूटन, मार्था ब्लाउंट और वेलिंगटन, लॉर्ड कैबहम, रॉबर्ट वॉलपोल, फॉन्टेन हॉल एंड शैंडोज, मार्था ब्लाउंट, लॉर्ड कैबहम, बार्थहर्स्ट एंड बर्लिंगटन, एंड लास्ट हम लोगों का विलियम थर्ड, जॉन हेडन, जोसेफ एडिसन एंड जॉन डेनिस। गाइस 57 क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 57 में, इसमें हम लोगों ने अगर आप लोगों ने अलेक्जेंडर पोप को पढ़ा है तो जब आपके 4 मोरल एसेस की बात करते हैं जब हम अलेक्जेंडर पोप की, तो उसमें हमारा जो काउंट होते हैं उसमें हम लोग काउंट करते हैं आपके मार्था ब्लाउंट जो कैरेक्टर है इनको काउंट किया जाता है, ठीक है, लॉर्ड कैबहम को काउंट किया जाता है, बाथहर्स्ट को और बर्लिंगटन को, चारों को जो है काउंट किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका ब्रेटोल्ड ब्रेशेट की जो मदर करेज जो हमारा नोवेल है, बहुत ही फेमस नोवेल है और बहुत इंपॉर्टेंट है आपका यूजीसी नेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से क्वेश्चन लिया गया है आपका, मदर करेज एंड हर चिल्ड्रन प्रेजेंट द वॉर टॉर्न यूरोप as its protagonist,
as she follows troops with her canteen wagon. What is the real name of the Mother Courage? गाइस मदर करेज का रियल नेम पूछा है यहाँ पे, बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस। अगर आप लोगों ने मदर करेज को पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो आपको पता होगा इसका रियल नेम जो है हमारा ऑप्शन नंबर 2, ये जो है हमारा राइट आंसर है। ठीक है, एना फेयरलिंग, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम among the following identify the journal that publishes articles on English language teaching and learning। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग एंड लर्निंग पर अगेन हम लोगों का क्वेश्चन आ चुका है गाइस। तो यहाँ पर हम लोग अपने ऑप्शंस को देखते हैं। सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो क्वार्टरली एजेंडा, TESOL क्वार्टरली एंड इंग्लिश लैंग्वेज नोट्स। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं अपने जो इंग्लिश में जर्नल्स पब्लिश हुए हैं, आर्टिकल्स पब्लिश हुए इंग्लिश लैंग्वेज पर, टीचिंग एंड लर्निंग पर, उनकी बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 59 का जो है आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? 59 का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा TESOL क्वार्टरली। ये जो है आपका जर्नल पब्लिश होता था इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग एंड लर्निंग के लिए। ठीक है, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 को देखेंगे गाइस। अरेंज द फॉलोइंग एलिजीज इन द इंग्लिश इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब ये जो एलिजीज हैं इनको हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है गाइस। एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, एडोनिस, थायरिसिस एंड इन मेमोरियम। तो गाइस अगर आप लोगों को पता होगा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 60 जो है, एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड कब लिखी गई है गाइस, एडोनिस कब लिखी गई है, इन मेमोरियम कब लिखी गई है, एंड थायरिसिस कब लिखी गई है, ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड कब लिखी गई गाइस, हम लोग को 1751 में लिखी गई है। एडोनिस की अगर हम लोग बात करते हैं, थायरिसिस की बात करते हैं, थायरिसिस 1869 में लिखी गई है। ठीक है, इन मेमोरियम हमारी 1850 में लिखी गई है। तो यहाँ से हम लोग अगर हम राइट ऑप्शन अपना देखते हैं गाइस, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाता है, हमारा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड ये हमारा राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, इन मेमोरियम की बात करते हैं। चलिए इन मेमोरियम का भी हम बात नहीं करते बिकॉज ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, इनको हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। ठीक है, हु इज द ओनली वन मिल्टन इन कंटेम्पररीज टू बी मेंशन्ड बाय नेम ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। तो पैराडाइज लॉस्ट की बात कर रहे हैं गाइस यहाँ पे। हु इज द ओनली one of Milton contemporaries to be mentioned by the name in Paradise Lost। तो मिल्टन के ऐसे कौन से कंटेम्पररी हैं जो कि पैराडाइज लॉस्ट में बाय नेम अपीयर हुए हैं? फ्रांसिस बेकन है, जोहान्स वर्मियर है, गैलीलियो है एंड किंग चार्ल्स वन है गाइस। तो ये हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा हमारा गैलीलियो। गैलीलियो जो है वो अपीयर होते हैं हमारे पैराडाइज लॉस्ट में। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। K.S. Manim is a major writer of Indian origin writing in English, born and living in Malaysia. Identify 2 of his novels from the following list। तो K.S. Manim के बारे में बात कर रहे हैं गाइस यहाँ से। अब ये जो है K.S. Manim के बारे में क्वेश्चन किया गया है, इनके 2 नॉवेल्स को हम लोगों को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो K.S. Manim की जब हम बात करते हैं गाइस, तो इनके 2 नॉवेल्स जो होंगे वो कौन कौन से होंगे हमारे? एक तो फर्स्ट आपका द रिटर्न होगा, ऑप्शन नंबर बी, और दूसरा होगा हमारा कौन सा हो जाएगा आपका, ये वाला टचिंग अर्थ। ठीक है, ये जो 2 नॉवेल्स हैं ये इनके द्वारा रिटर्न है। ठीक है, द रिटर्न एंड टचिंग अर्थ, ये दोनों K.S. Manim के द्वारा रिटर्न है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है गाइस? व्हाट डिड थॉमस पर्सी कलेक्ट इन हिज रेलिक्वीज। तो थॉमस पर्सी के बारे में बात कर रहे हैं गाइस। थॉमस पर्सी के रेलिक्वीज में क्या क्या है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे गाइस। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? मीडिएवल फोकलोर एंड लिरिक्स ऑफ द मिडलैंड्स, ओल्ड सॉन्ग्स, बैलेड्स, रोमांसेस इन इंग्लिश एंड स्कॉट्स, एंड थर्ड है हमारा हाईलैंड लोर, मोस्टली ओरल विजडम ऑफ द स्कॉट्स, एंड रोमांटिक आइडियाज, सोनेट्स एंड ओड्स। तो गाइस अगर आप लोगों ने थॉमस पर्सी की रेलिक्वीज को पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा इसमें ओल्ड सॉन्ग, बैलेड्स एंड रोमांस इन इंग्लिश एंड स्पोर्ट्स को जो है यूज किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? सेकंड जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Niraj Chaudhary's autobiography of an unknown Indian concludes with an essay on the course of Indian history, but in the penultimate chapter, Chaudhary concludes the account of events in his life. What does the narrative end? चलिए निराज सी चौधरी की बात हो रही है गाइस, इनकी ऑटोबायोग्राफी अननोन इंडियन की बात कर रहे हैं। उसमें हम लोगों को इनका नरेटिव एंड बताना है कि एंड किस टाइप से होता है। ठीक है, तो चौधरी टाइज द नोट विथ हिज चाइल्डहुड स्वीटहार्ट एंड मूव्स फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, क्या ये होता है आपका? या फिर आपकी चौधरी ऑब्टेन्स अ जॉब इन द मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट एंड गिव्स इट अप बिकॉज ही फाइंड्स इट सोल डेस्ट्रॉइंग। थर्ड ऑप्शन देखेंगे गाइस। चौधरी joins the editorial team in Calcutta newspaper and upset over the drudgery of reporter's life.
एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका चौधरी रशीद टू हिज एंकेस्ट्रल विलेज बेलगाम ऑन रिसीविंग द न्यूज ऑफ द डेथ ऑफ हिज अंकल एंड बिकॉज हिज पास्ट लाइफ। तो गाइस यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा, आप लोगों ने अगर नोवेल पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि इसकी जो एंडिंग होती है वो कैसे होती है। चौधरी ऑब्टेन्स अ जॉब इन द मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट एंड गिव इट अप बिकॉज ही फाइंड्स इट सोल डिस्ट्रॉइंग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 64 का हमारा जो ऑप्शन है कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं। जॉन वेवर्स की कन्फेंसो अमेंटिस की बात कर रहे हैं गाइस। कन्फेंसो अमेंटिस जो है, अमेंस द लवर मेक्स हिज कन्फेशन टू द प्राइस्ट नेम्ड। तो लवर का कन्फेशन में बता रहे हैं गाइस, यहाँ पे लवर का कन्फेशन होता है उसका प्राइस्ट से। तो प्राइस्ट का नेम पूछा गया है गाइस, प्राइस्ट का नेम क्या होता है? तो प्राइस्ट का नेम होता है गाइस यहाँ पर कन्फेंसो अमेंटिस। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा जॉन वेवर का तो आप लोगों को पता होगा, तो इसका नाम होता है आपका जीनियस। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। तो क्वेश्चन नंबर 66 की बात करेंगे गाइस। यहाँ पे इन यूजीन यूनेस्को चेयर्स द absurdity is not so much in the banal words that are uttered as। तो यूजीन यूनेस्को की बात कर रहे हैं गाइस, यूजीन यूनेस्को की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग। is not so much in the banal words that are uttered as। so in the large scale use of frightening stage props and lighting effects, in the absurdist interpretation of the name of them by character and after character, in fact that they are spoken on ever growing number of empty chairs, या फिर हमारा लास्ट ऑप्शन है इन द फैक्ट दैट दे आर स्पोकन टाइम एंड अगेन बाय मेंबर्स ऑफ द ऑडियंस। तो गाइस यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 66 का, ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, यूजीन यूनेस्को का जो चेयर्स जो है ना उसके बारे में बात कर रहे हैं ये। तो द एब्सर्डिटी इज नॉट सो मच इन द बैनल वर्ड्स। ठीक है, एब्सर्डिटी क्या है आपकी, सो मच मतलब बहुत ज्यादा यूज जो होता है बैनल वर्ड्स का वो नहीं है, एंड दे आर अटर्ड एस। तो एब्सर्डिटी की बात कर रहे हैं, तो एब्सर्डिटी को उन्होंने डिफाइन किस टाइप से किया है, इन द एब्सर्डिटिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ देम बाय कैरेक्टर एंड आफ्टर कैरेक्टर। ये जो है ये हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। A half sentence in Purchase in his pilgrimage triggered of Kubla Khan, whose work Purchase and his pilgrimage। तो गाइस अगर आपको पता होगा Purchase and his pilgrimage किसका वर्क है आपका गाइस, सैमुअल परचेज का वर्क है ये। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसमें ज्यादा कुछ डिस्कशन के लिए है नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68 पर मूव करते हैं गाइस। बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ 13th century troubadour from among the following identify work the marked catastrophic failure in Robert Browning poetic career and earning him a reputation of impenetrable difficulty। तो गाइस यहाँ पर हम लोग को आंसर दिखाना है। 13th सेंचुरी के नोवेल्स की ये लोग बात कर रहे हैं, रॉबर्ट ब्राउनिंग की बात की जा रही है। रॉबर्ट ब्राउनिंग सपोर्टिंग कैरेक्टर अर्निंग हिम अ रेपुटेशन इन इम्पेनेट्रेबल डिफिकल्टी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का क्या गाइस राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का राइट आंसर होगा सॉर्डेलो। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउनिंग को अगर आप लोगों ने पढ़ा है, इनके वर्क्स को पढ़ा है, तो आप लोग इसको आंसर कर सकते हैं। ठीक है, और कई बार ये क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी ये लोग ट्विस्ट कर देते हैं, बिकॉज आपको जो है आपका टाइम जो है वो वेस्ट करवाना होता है, थोड़ा सा वहां पर आपको कंफ्यूज करना होता है, इसलिए लैंग्वेज थोड़ी सी ट्विस्ट होती है। बट आप लोगों को कीवर्ड्स देखकर आंसर फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है गाइस, इन ट्रिस्ट्रम सैंडी द ऑथर्स प्रीफेस। अब ट्रिस्ट्रम सैंडी की बात कर रहे हैं गाइस, आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्रिस्ट्रम सैंडी को। इसमें ऑथर्स का प्रीफेस क्या रहता है, इज हॉक्ड टू द हाईएस्ट बिडर, appears in between chapters 13 and 14 volume 2, is printed in italics in all editions and appears in between chapter 10 11 in volume 1। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 69 है ये, और क्वेश्चन नंबर 69 का हम लोग देखेंगे राइट ऑप्शन क्या है गाइस हमारे यहाँ पे, ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, इज हॉक्ड टू द हाईएस्ट बिडर। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। क्वेश्चन नंबर 70 है गाइस, एवलिन वॉग once complained that T.S. Eliot poems 1909-1925 was marvelously good and but very hard to understand. The most pessimistic novel Wog wrote was called and he owed the title to। तो यहाँ पर हम लोग एवलिन वॉग के बारे में बात कर रहे हैं गाइस। ये क्या है आपका, कौन सा होगा गाइस, ब्लैक मिस्टीव। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा क्या, स्वीनी अमॉन्ग द नाइटिंगेल्स हो जाएगा, या फिर स्कूप होगा, मॉर्निंग एट द विंडो, प्रांसिंग ट्रिगर, ऐश वेडनेसडे, या फिर हैंडफुल ऑफ डस्ट, द वेस्टलैंड। क्या होगा गाइस राइट आंसर यहाँ पे हमारा, राइट आंसर हमारा गाइस होगा यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन है ना आपका, द हैंडफुल ऑफ डस्ट। क्वेश्चन नंबर
ऑप्शन नंबर 4 हैंडफुल ऑफ डस्ट द वेस्टलैंड इज द राइट आंसर। ठीक है, चले मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। गाइस यहाँ पर आंसर्स जो है आपको लगाने थोड़े से इजी हो सकते हैं अगर आप लोगों ने इन राइटर्स को पढ़ा है तो, बिकॉज इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस जो है वो बहुत वास्ट है, बहुत सारे राइटर्स इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत सारे एजेस के बारे में हम लोग को पढ़ना होता है और बहुत डीपली पढ़ना होता है। इसीलिए आप लोग जो है बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत माइन्यूट स्टडीज की जरूरत होती है यूजीसी नेट एग्जाम में। तो अगर आप लोग डीपली पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो आप लोग क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे। ठीक है, और प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज ये एग्जाम जो है वो डिफिकल्ट एग्जाम है। तो प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करके आप क्वेश्चन का लेवल जो है उसको थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन किस लेवल के और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, एंड आई होप आप लोगों को ये पेपर जो है समझ में आ रहे हैं एंड आप लोगों को वीडियो भी अच्छा लग रहा है। एंड अगर गाइस वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसको लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस क्या होगा हमारा, ड्यूरिंग द years 1830 to 1850 the illusion of peace in Victorian England was broken by such incidents as। ठीक है, 1830 से 1850 के पीरियड के बीच की बात हो रही है गाइस यहाँ पर। ठीक है, हम लोग अपने ऑप्शंस को देखेंगे, हमारे ऑप्शंस क्या कह रहे हैं। इन रिवॉल्यूशन इन फ्रांस एंड चार्टिस्ट मूवमेंट इन इंग्लैंड, द जनरल स्ट्राइक ऑफ 1835 एंड द रेल ट्रेजेडी इन 1847, द विजनरी लाइब्रेरिटिज्म ऑफ पोएट्स and lawless embodiment of revolution, the disaster of Indian mutiny and incompetent bungling in the Crimean war। गाइस यहाँ पर ऑप्शन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा गाइस। क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है उसको देखेंगे हम लोग, द विजनरी लिबरलिज्म ऑफ द पोएट्स एंड लॉलेस एम्बॉडीमेंट ऑफ रिवॉल्यूशन इज द राइट आंसर। ठीक है, चले हम लोग मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 72 पर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है हमारा, गुलिवर रिसीव्स द फॉलोइंग रिस्पांस व्हेन ही बोस्ट अबाउट हिज कंट्रीमैन, द मोस्ट पर्निशियस रेस लिटिल ऑब्वियस वर्मिन दैट नेचर एवर सफर्ड टू क्रॉल अपॉन ऑफ द फेस ऑफ द अर्थ, हुज रिस्पांस, किसका रिस्पांस था ये गाइस, ये हम लोगों को बताना है यहाँ पर। द किंग ऑफ लिलीपुट का एक रिस्पांस था क्या ये, या फिर नेक्स्ट हमारा क्या है ये, एक सेकेंड, the king of Lilliput, the king of Brondinwag, the governor of Guldarbrib, and the first of the homonyms he meets। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज अवर राइट आंसर। ये जो रिएक्शन था ये आपका किंग ऑफ ब्राउनिंगहाम का आंसर था, रिएक्शन था ये। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। अब डांटे आ गए हैं गाइस, डांटे का जो वर्क था ना इन्फर्नो, उसकी बात हो रही है। In the Inferno, Dante, as he travels through the various circles of the hell, finds Judas, who is unable to speak। ठीक है, what is the reason behind this? तो आपने अगर इन्फर्नो पढ़ा हुआ है गैस, डांटे का जो वर्क है तो आप लोग को पता होगा क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर क्या है। ये क्या है आपका, वो क्यों नहीं बोल पाता है, बिकॉज लूसीफर इज च्यूइंग ऑन हिज हेड। ये जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 74 पर हम मूव करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 74 जैसा आप देख सकते हैं गाइस, अवर रियलिटी इज लिंग्विस्टिक, अ लैंग्वेज मेडिटेटेड रियलिटी। एसेंशन दिया रही है, रीजन है हमारा, अवर परसेप्शन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी आर लार्जली कंस्ट्रक्टेड बाय द वर्ड्स एंड अदर साइंस वी यूज। तो गाइस यहाँ पर हमारा एसेंशन एंड रीजन का क्वेश्चन ये हमारा क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, अवर रियलिटी इज लिंग्विस्टिक, अ लैंग्वेज मेडिटेटेड रियलिटी। ये बिल्कुल सही है। एंड अवर परसेप्शन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी आर लार्जली कंस्ट्रक्टेड बाय द वर्ड्स एंड अदर साइंस वी यूज। तो गाइस ये दोनों ही जो है ये बिल्कुल सही है, हमारा एसेशन भी सही दिया है एंड इसका रीजन भी जो है वो बिल्कुल सही दिया है। हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हो जाएगा, बोथ ए एंड आर द ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलें क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में जैसे कि हम लोग गाइस देख सकते हैं यहाँ पर, इन हिज बुक इन थ्योरी एजाज अहमद वर्क्स आउट द रिलेशंस बिटवीन द थ्री एंटिटीज। तो एजाज अहमद की बात हो रही है गाइस यहाँ पर। अब एजाज अहमद जैसे राइटर्स जो है गाइस, कई बार हम लोग इनको स्किप कर देते हैं। ये जो राइटर्स होते हैं हम लोग मेजर राइटर्स को ही पढ़ते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर कई बार इस टाइप के राइटर से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो कि रैंडम क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आपको इनके आंसर्स नहीं भी आते हैं तो डीमोटिवेट बिल्कुल मत होइएगा, आप अपनी स्टडीज पर फोकस रखिए। चलिए मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 का जो आंसर होगा वो क्या होगा हमारा, इनमें जो एंटिटीज है वो हमारी तीन है।
रीजन्स, नेशंस एंड लैंग्वेज, ये जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। और हम लोग मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 76 पर। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है गाइस, यहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन नंबर 76 जो बोल रहा है, इन 1660 अ ग्रुप ऑफ 12 पीपल इंक्लूडिंग रॉबर्ट बॉयल एंड क्रिस्टोफर वैन formed what they called the Royal Society. In 1663 it became the Royal Society of the London for improving the natural knowledge. What was the society's motto? तो सोसाइटी का मोटो पूछा गया है गाइस यहाँ पर 1663 में 60 में जो 12 पीपल्स के ग्रुप ने एक सोसाइटी बनाई थी जिसको हम रॉयल सोसाइटी भी कह रहे हैं, उसका मोटो क्या था। ठीक है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है गाइस, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों से छूट जाते हैं कई बार, पर इसका मोटो हम लोग यहाँ पर जरूर याद रखेंगे गाइस, बिकॉज एक बार क्वेश्चन पूछा गया है तो हम लोग इसको जरूर याद रखेंगे, इन द वर्ड्स ऑफ द नो वन। ठीक है, ये इस सोसाइटी का मोटो था। चलें क्वेश्चन नंबर 77 को देखते हैं हम लोग गाइस यहाँ पर। ऑफ होम डिड वी W.B. Yeats से दैट वी वेयर द लास्ट रोमांटिक्स। तो वी वेयर द लास्ट रोमांटिक्स गाइस W.B. Yeats ने किसको कहा था हमारा, यहाँ पर इन्होंने कहा था हिज फ्रेंड्स इन द आयरिश लिटरेरी रिवाइवल, इनको इन्होंने कहा था। चलें मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है गाइस यहाँ पर, हु रोट द वॉन्डरिंग्स ड्यू, अ पोएम ऑफ 4 कैंटोज एंड अ शॉर्ट लिरिक, द वॉन्डरिंग्स ड्यूज ऑफ सॉलिक्वी। तो गाइस ये वॉन्डरिंग्स ड्यू जो पोएम है ये हमारी किसने लिखी है गाइस, 78 का जो आंसर होगा वॉन्डरिंग्स ड्यू पोएम जो है ये लिखी हमारी पीबी शैली ने। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कहता है गाइस, where according to T.S. Eliot we are likely to find not only the best but the most individual parts of poets work। ठीक है, तो इन द पोएट्स जुवेनेलिया और रिजेक्टेड ड्राफ्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं गाइस, या फिर इन द बेस्ट एंथोलॉजीज ऑफ स्क्रैप बुक्स। थर्ड ऑप्शन है हमारा, इन दोज पार्ट्स वेयर द डेड पोस्ट poets assert their immorality, या in those parts where the living poets depart from their ancestors। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 79 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज ट्रू ऑफ द कैंटरबरी टेल्स। तो गाइस ये आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए, बिकॉज कैंटरबरी टेल्स जो है वो हम लोगों ने बहुत पहले डिस्कस कर लिया है, अभी कुछ ही दिन पहले उसका वीडियो अपलोड हुआ था गाइस। तो कैंटरबरी टेल्स के बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, चले ऑप्शन देखते हैं गाइस। चौसर द पिलग्रिम नरेट्स सर थॉमस टेल ओनली, क्या ये सही है। ऑप्शन नंबर 2 है चौसर द पिलग्रिम नरेट्स द टेल ऑफ मैलिबी ओनली, चौसर जो है वो थॉमस की टेल सुनाई थी या फिर टेल ऑफ मैलिबी की सुनाई थी, या चौसर द पिलग्रिम नरेट्स बोथ सर थॉमस टेल एंड द टेल ऑफ मैलिबी, या फिर चौसर द पिलग्रिम डज अटेम्प्ट टू नरेट एन अननेम्ड टेल बट अब्रप्टली stops due to the intervention of the other pilgrims। तो गाइस यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो आंसर है ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चौसर द पिलग्रिम नरेट्स बोथ सर थॉमस टेल एंड सर टेल ऑफ मैलिबी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 81 पर आएंगे गाइस। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ नॉर्मन किंग्स इट वाज फैशनेबल टू स्पीक, कौन सी लैंग्वेज को बोलना फैशन माना जाता था गाइस, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 81 का है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो अपर क्लास लैंग्वेज मानी जाती थी और उसको बोलने वाले जो है वो अपर क्लास पीपल माने जाते थे। तो ये कैंटरबरी टेल्स में भी मैंने आप लोगों को बताया था, जो हमारी मैडम एंग्लेंटाइन होती है वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलती हैं और वो अपने आप को अपर क्लास शो करती हैं। तो फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गाइस, हु अमंग द फॉलोइंग कोलैबोरेटेड पुरोहित स्वामी इन ट्रांसलेटिंग द 10 प्रिंसिपल उपनिषद इनटू इंग्लिश। तो पुरोहित स्वामी 10 प्रिंसिपल उपनिषद है, इसको इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया है गाइस, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन होगा हमारा W.B. Yeats। W.B. Yeats जो है इन्होंने इसको ट्रांसलेट किया है और ये क्वेश्चन बन जाता है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, चले मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। तो क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहता है गाइस यहाँ पर, व्हाट यूनिक डिस्टिंक्शन डज बेन जॉनसन टू पेनहर्स्ट हैव एन इंग्लिश लिटरेरी कैनन। तो यहाँ पर टू पेनहर्स्ट का जो हमारा बेन जॉनसन का जो वर्क है उसमें हम बता रहे हैं कि इंग्लिश लिटरेरी कैनन में कौन सा एक डिस्टिंक्शन फीचर जो है वो उसको इंक्लूड किया गया है। तो ऑप्शंस देखेंगे गाइस, इट इज ओनली डिस्टिंग्विश्ड पोएम इन इंग्लिश एड्रेस टू द लॉर्ड पेनहर्स्ट, it celebrates Philip Sidney's elevation to knighthood, Sidney being the youngest citizen of the family,
It is one of the first English poems celebrating a specific place and forerunner of Copper's Hill and Windsor Forest. तो guys ये जो ऑप्शन नंबर 3 जो है ना, ये हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो टू पॉइंट हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं गाइस। इट इज वन ऑफ द फर्स्ट इंग्लिश पोएम सेलिब्रेटिंग अ स्पेसिफिक प्लेस एंड फोररनर टू कॉपर्स हिल एंड विंडसर फॉरेस्ट। ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। आप लोग इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए मूव करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे। It is well known that many of his plays Tom Stoppard has consciously drawn upon earlier, often repeated works. Match of the following Stoppard plays with earlier works whose spirit seems to have informed them. ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं मैच द कॉलम है। एक्चुअली गाइस मैच द कॉलम हम लोग को करना है। रोजनक्रास एंड गिल्स्टन आर डेड, ये कहाँ से लिया गया है हमारा, उसमें बताना है हमको। इंडियन इंक जो है वो किससे मैच हो रहा है, इंस्पेक्टर हाउंड कहाँ है एंड ट्रेवेस्टीज कहाँ है गाइस। तो हम लोग ये क्या, ये मैच द कॉलम है गाइस। यहाँ पर हम लोग देखेंगे रोजनक्रास एंड गिल्समैन आर डेड, ये जो है लिया गया है कहाँ से, आपके हेमलेट से लिया गया है। ठीक है, तो ए का जो हो जाएगा ये आपका फर्स्ट आंसर ही होगा। ठीक है, यहाँ से लिया गया है, ये इससे मैच हो जाएगा। इंडियन इंक जो है, इंडियन इंक किससे लिया गया है गाइस, 84 का जो हम लोग दूसरा देखेंगे आपका, दूसरा जो होगा वो आपका किससे होगा, पैसेज टू इंडिया से ही मैच होगा। दूसरे का दूसरा हो जाएगा। इंस्पेक्टर हाउंड जो है वो हमारा मैच होगा किससे, आपका इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग नेस्ट से। यहाँ से लिया गया है ट्रेवेस्टीज, कहाँ से लिया गया है, द माउस ट्रैप से। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, हमारा 84 का सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। तो आफ्टर डिस्कवरिंग द ट्रूथ अबाउट हिज हीनियस क्राइम्स कमिटेड इन द पास्ट, व्हाट डज ओडिपस रिक्वेस्ट एज हिज पनिशमेंट। तो ऑडियस की रिक्वेस्ट की बात कर रहे हैं गाइस यहाँ पर हम लोग। तो ऑडिपस ने क्या रिक्वेस्ट की थी गाइस, ऑडिपस ने रिक्वेस्ट की थी एग्जाइल की। अगर आप लोगों ने ऑडिपस कॉम्प्लेक्स पढ़ा होगा तो आप लोगों को ये शायद पता होगा, और अगर नहीं पता है तो अब पता कर लीजिए। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 86 पर। हाउ डज वुमन इन लव ओपन। ठीक है, वुमन इन लव जो है हमारा नोवेल जो है वो कैसे ओपन होता है। रूपर्ट बर्किन लॉरेंस अल्टर को इज टॉकिंग इन वॉक इंग्लिश कंट्री साइड। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है द ब्रैंगविन सिस्टर उर्सुला एंड गुडरुन आर वर्किंग एंड टॉकिंग। थर्ड ऑप्शन है द वेडिंग पार्टी गैदर्स एट शॉर्ट हैंड्स एंड सर्कल्स होम किशेस होम। द लास्ट सेशन इज इन प्रोग्रेस पीसफुल एंड स्टिल एंड इविजिला क्लासरूम। तो गाइस वुमन इन लव जो है हमारा कैसे ओपन होता है आपका, यहाँ पर ये ओपन होता है हमारा, जो दोनों सिस्टर्स है ना आपकी उर्सुला एंड गुडरुन, ये जो है आपकी बात कर रही होती है एक दूसरे से। ठीक है, द ब्रैंगविन सिस्टर उर्सुला एंड गुडरुन आर वर्किंग एंड टॉकिंग, ये जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। एंड वुमन इन लव ये जो नोवेल है ये किसने लिखा है, ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करके। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है हमारा, सैमुअल जॉनसन हैज द फॉलोइंग टू से अबाउट एन इंग्लिश पोएट। तो सैमुअल जॉनसन ने कुछ इंग्लिश पोएट के बारे में कहा था, और वो किस पोएट के बारे में कहा है ये हम लोग को बताना है। तो गाइस हम लोग यहाँ पढ़ के देखेंगे क्या कहा है इन्होंने। These images are marked by glittering accumulations of ungraceful ornaments. They strike rather than please. The images are magnified by affection. The language is labored into harshness. The mind of the writer seems to work with unnatural violence. Double, toil and trouble. He is kind of flirting dignity and is tall by walking on tiptoe. His art and his struggle are too visible and there is too little appearance in his and nature. तो guys ये जो इन्होंने कहा है, ये कहा है इन्होंने थॉमस ग्रे के बारे में। ठीक है, अब इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपको उतने याद रखने आसान नहीं होते हैं, बट आप यहाँ पर गेस वर्क भी करेंगे तो आपका काम चल जाएगा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पर। टेक द स्मोकिंग डिस्क्लेमर इशू बिगिंस विशाल भारद्वाज। Putting a disclaimer every time somebody smokes on screen is not an answer. In M.F. Hussain had painted a man with a cigar. Would you have asked him to put the disclaimer and cigarette smoking is injurious to health on the painting? तो यहाँ पर M.F. हुसैन की बात कर रहे हैं गाइस, इन्होंने मेन की पेंटिंग की थी जिसने हाथ में सिगार पकड़ा हुआ था, उसकी बात कर रहे हैं गाइस। और इन्होंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ, पेंटिंग पर ये लिखा हुआ है इन्होंने। द पॉइंट भारद्वाज मेक्स with his rhetorical question is the
फॉलोइंग। तो गाइस यहाँ पर हम लोग को 4 ऑप्शन में से एक राइट ऑप्शन बताना है कि किस टाइप से रिटोरिकल क्वेश्चन जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, द स्मोकिंग डिस्क्लेमर ineffectual because MF Hussain painting wouldn't have carried it। या फिर दूसरा ऑप्शन होगा the smoking disclaimer on objects perceived as art is simplified superfluous। The smoking disclaimer is ineffectual because art entertains but does not instruct। And smoking disclaimer on screen or on MF Hussain painting distracts us from the enjoying art। गाइस इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो इसमें से सही आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 को आप लोग राइट आंसर लगा लीजिए गाइस। द स्मोकिंग डिस्क्लेमर ऑन स्क्रीन और MF Hussain पेंटिंग डिस्ट्रैक्ट अस फ्रॉम द एंजॉइंग आर्ट। ठीक है, बिकॉज स्मोकिंग जिसको करना है वो करेगा ही, और जिसको नहीं करना है वो आपके यहाँ पर पेंटिंग देख के स्मोकिंग नहीं छोड़ने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 89 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 कहता है गाइस, अकॉर्डिंग टू डैश सर्टेन वर्ब्स एक्चुअली परफॉर्म एन एक्ट व्हेन दे आर अटर्ड। तो गाइस यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं स्पीच एक्ट थ्योरिस्ट की बात कर रहे हैं, या फिर रशियन फॉर्मलिस्ट स्लोवेस्की के बारे में बात कर रहे हैं, या लैंग्वेज थ्योरिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर कॉग्निटिव लिंग्विस्टिक्स के बारे में बात कर रहे हैं गाइस। तो ये बात कर रहे हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 89 का जो फर्स्ट आंसर है वो स्पीच एक्ट थ्योरिस्ट जो है वो इस बारे में बात करते हैं। ठीक है, स्पीच एक्ट थ्योरिस्ट सच एज ऑस्टिन एंड सिरिल, इन्होंने कहा था सर्टेन वर्ब्स एक्चुअली परफॉर्म एन एक्ट व्हेन दे आर अटर्ड। चले मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर। हॉन्टेड कासल्स के बारे में बात कर रहे हैं गाइस। हॉन्टेड कासल्स हैं यहाँ पर हमारे, और क्या है यहाँ पर, स्ट्रेंज नॉइसेज है एंड एक्सेप्टेंस ऑफ सुपरनैचुरल विथ ऑल द ट्रैपिंग्स मार्क है। तो यहाँ पर ये कौन से फिक्शन के बारे में बात कर रहे हैं गाइस? आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हॉन्टेड कासल, स्ट्रेंजेस नॉइस, ये बात हो रही है हमारी गॉथिक फिक्शन की। ठीक है, गॉथिक फिक्शन मतलब एक तरीके से भूतिया जो फिक्शन होता है उसको गॉथिक फिक्शन कहते हैं। ठीक है, और उसी में हॉन्टेड कैसल और स्ट्रेंज नॉइस और इस टाइप की कैरेक्टर्स के बारे में ये लोग बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 पर मूव करते हैं गाइस। अब यहाँ पे हमें कुछ लाइंस दी गई हैं, उनको हमें नरेट करना है अच्छी तरीके से और बताना है। Sure, it waits upon some good horse island sitting on the bank, weeping again the king my father's wreck, this music crept by my upon the waters, ailing both their fury and my passion, with its sweet air, thence I loved, then I have followed it, or it hath drawn me rather। So which of the following statements on this passage are true? तो guys इस टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपको पढ़ना बहुत अच्छे से चाहिए और फिर उसको एनालाइज करना चाहिए। तो these lines spoken by Edgar in King Lear are part of the long speech delivered on the heath। These lines spoken by Ferdinand in Tempest, this passage appears in altered and ironic version in T.S. Eliot Western End, and this passage reappears in verbatim in W.H. Auden C. and the Mirror। तो इसमें हमें करेक्ट कोड बताना है गाइस। क्वेश्चन नंबर 90 पर हम लोग आ चुके हैं अपना। तो इसमें जो करेक्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 91 है ये, तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 91 का जो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी की बात अगर हम करते हैं, ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी में these lines spoken by Ferdinand in the Tempest and this passage appears in altered and ironic version in T.S. Eliot की वेस्ट लेंट में। ठीक है, तो बी और सी हमारा राइट ऑप्शन आ रहा है गाइस, तो बी और सी यहाँ पर हमारा हो जाएगा। गाइस ये जो लाइन्स है ये आप लोग चाहे तो याद कर सकते हैं और आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से माइंड में फिट हो जाएगा। ये लाइंस जो है वो कहाँ कही गई हैं। चले हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पर। अरेंज द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर अकॉर्डिंग टू दियर पीरियड्स, अर्ली, मिडिल, लेट एंड कंपोजिशन। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 92 है, बहुत इजी है हमारा। ये कब कब लिखे गए थे, कौन सा अर्ली पीरियड में लिखा गया था, कौन सा हमारा मिडसमर नाइट जो है वो हमारा मिडिल में लिखा गया था, या फिर एज यू लाइक इट, एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा एंड द टेम्पेस्ट कब कब लिखे गए थे गाइस। तो ये आप लोगों को जैसा कि पता होगा कि लव लेबर एंड लॉस्ट जो है ये इन्होंने कब लिखा था, हमारा 1594 में लिखा हुआ था। ठीक है, ये ऑलमोस्ट आपका 1594 में लिखा गया था। एंड द टेम्पेस्ट जो है वो सबको पता है कि ये इनका ऑलमोस्ट लास्ट नोवेल जो था वो द टेम्पेस्ट था। तो यहीं से हम लोग जो है वो आंसर अपना निकाल सकते हैं, हम लोग को ज़्यादा इन डिटेल जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये जो होगा हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। और बाकी इनकी डेट वाइज जो है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। चलें मूव करते हैं हम लोग
Who among the following is not a reader response critic? अब रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिक की बात कर रहे हैं गाइज। अगर आप लोगों ने लिटरेरी क्रिटिक्स को अच्छे से पढ़ा है तो आप लोगों को पता होगा रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिक कौन से नहीं है। ऑप्शन नंबर ए की बात करेंगे मॉट बॉटकिन, सेकंड है हमारे हैंस रॉबर्ट चेस, थर्ड है हमारे स्टैनली फिश और फोर्थ है हमारे वॉल्फगंग आइजैक। कौन है जो इसमें से रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिक नहीं है गाइज? तो रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिक है हमारे, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि कौन से हैं। तो स्टैनली फिश का नाम आता है हमारा, हैंस रॉबर्ट चेस का नाम आता है एंड वॉल्फगंग आइजैक, ये तीनों का नाम आता है गाइस। बट रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिक में हमारा मॉट बर्टकिन का नाम नहीं आता है। ठीक है, ये रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिक नहीं है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पर। लियो टॉलस्टॉयज एना कैरेनिना क्लोजिंग लाइन प्रेजेंट। अब एना कैरेनिना जो है हमारी, उनकी क्लोजिंग लाइन जो है वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं, ये हम लोग को यहाँ पर बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखेंगे हम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? अ सैड रिफ्लेक्शन ऑन द अनफॉर्चुनेट सुसाइड ऑफ एना which would have been averted, the enveloping freshness of rain which has been threatening to break out, Levin's affirmation that whatever happens to him life is not meaningless but unquestionably meaningful, and last है हमारा Bronsky lament over the death of Anna which ends a positive notes affirming that human tendency to pass over the tragic events with hope। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 94 है। क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। Levin's affirmation that whatever happens to him life is not meaningless but unquestionably meaningful, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइस। और एना कैरेनिना जो है ना, लियो टॉलस्टॉय का वर्क, ये इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन रेज हुए हैं, तो ये आप लोग अगर स्किप कर चुके हैं तो आप इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन से है 95 पर मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स बिगिंस विद अ प्रोलॉग अंडर द टाइटल द स्टॉर्मिंग ऑफ सेरिंगपट्टनम saying I address these lines written in India to my relatives in England। तो कौन सा है ये वाला गाइस? यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 95 है। तो कौन सा जो है श्रीरंगपट्टनम पर लिखा गया है? तो ये द मून स्टोन ऑफ विकी कॉलिंस, ये जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, चलें मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द गैरोनेशन टी एस इलियट से। गैरोनेशन जो लिखा है टी एस इलियट ने, इसमें टी एस इलियट ने कहा है हमारा डैश हैज many cunning passage, contrived corridors, and issues received with whispering ambitions and guides us by vanities। तो ये हमारा what is Eliot's subject, इसके बारे में हम लोग ये बात कर रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा गाइस हमारा? हम लोग देखते हैं नीचे, अपना नीचे से हमारा पैसेज स्टार्ट हो जाएगा। 5 क्वेश्चन पैसेज पर है। तो हमारा व्हाट इज द एलियट सब्जेक्ट, एलियट का सब्जेक्ट क्या था गाइस? यहाँ पे हमारा, ये हमारा कौन सा नंबर का क्वेश्चन है? 96 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें हमारा ये जो इडियट बात कर रहे हैं, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं गाइस? हिस्ट्री के बारे में ये बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। और अब हम लोगों के पास आ गई हैं पोएम्स की कुछ लाइनें। ठीक है, इसको हमें पढ़ना है अच्छे से और एनालाइज करना है और आंसर करना है। ठीक है, तो आप इनको पढ़िए अच्छे से और मैं आप लोगों को बताती हूँ क्वेश्चंस के आंसर। चलें, whose poetic voice is triggered right from the beginning। तो गाइस अगर आप लोगों ने लाइंस को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा whose poetic voice is triggered right from the beginning। तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 द टीचर्स ऑफ टीचर्स जो है ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीकर ब्रिंग्स अप द स्टोरी ऑफ सिसिलियस स्पेसिफिकली बाय वे ऑफ ग्लॉसिंग। तो क्वेश्चन नंबर 98 इसका आंसर होगा हमारा एंडलेस लेबर की बात कर रहे हैं गाइस। अब यहाँ पर आप लोग ये मत बोलना, कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ से कहाँ से आ रहे हैं। आप लोग लाइंस को अच्छे से रीड करिए और आप लोग आंसर समझ में आने लगेंगे। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पर पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे ना, बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा, तो अभी आप लोग आंसर लगाइए। इन इट्स कॉन्टेक्स्ट द वर्ड्स देयर फिंगर्स ट्रैपिंग एट द वुडन डेस्क बेस्ट रिप्रेजेंट द स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 99 है गाइस। तो ये सबसे अच्छे से किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारा लैक ऑफ इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो पढ़ने में उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। और अब ये हमारा है लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का। Why does the speaker say that the rock has added height to the mountain? तो ये स्पीकर ने हमारे क्यों कहा था? बिकॉज स्पीकर जो है वो ऑलरेडी कहाँ पहुंच चुका था? हमारा टॉप पर पहुंच चुका था। बिकॉज द स्पीकर इज ऑलरेडी ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन। ये जो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1। और यहाँ पे हमारा पेपर जो है वो हम लोग का डिस्कशन जो है वो यहाँ पर हमारा खत्म होता है। तो गाइज अगर आप लोगों को वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
and I'm Assistant Professor Mona, and I will be catch you tomorrow with the another video lecture. Till then, keep watching, keep learning. Bye bye.